तो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस शायद हमारा मेंटल पीस नहीं है। एक अमाउंट हमने तय किया कि इतना अमाउंट हमने अभी निकाला एक्सपेंस के लिए। जो अपना फाइनेंस होता है मैं उसको 4 मेजर तरीके से बांटने की कोशिश करता हूँ कि मेरे एक्सपेंसेस घर के और मेरे पर्सनल ये है, मैंने 2 तरीके से उनको डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा सेविंग्स और एक इमरजेंसी। ये आज 100 रुपए का मिल रहा है, अगले साल आप इस नोट से ये पेन खरीद के दे दीजिए। अगली साल 100 रुपए में कैसे करूँगा, महंगा हो चुका होगा। प्लानिंग वर्ल्ड पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में आज गेस्ट हैं मिस्टर देश दीपक। पेशे से लॉयर हैं, सोशल कॉजेज के लिए काम करते हैं, अपनी लॉ फर्म रन करते हैं। उनकी वाइफ भी जॉब में है, शी इज़ ऑल्सो लॉयर। और उनसे समझते हैं कि वो अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं, और उनसे समझते हैं उनके जीवन में उन्होंने कैसे शुरुआत की। बिकॉज ही इज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हर सेल्फ एम्प्लॉयड देखता है। तो उनसे समझेंगे कि उन्होंने अपना प्रोफेशन कैसे इस्टेब्लिश किया। और हम जानते हैं कि जिनके फैमिली में अगर कोई लॉयर नहीं है तो उनका स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है शायद। तो उनसे समझेंगे। तो समझते हैं मिस्टर देश दीपक जी से। जी सर, वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें हम लोग के यहाँ 3 बातें कही जाती हैं कि शुरुआत के 5 साल जब आप काम कर रहे होते हो तो कहते हैं नो वर्क नो मनी। और जब आप 5 साल वकालत कर चुके होते हो तो उसके बाद आता है कि मोर वर्क लेस मनी। और उसके बाद 5 साल बाद आते हैं आप, तब आता है लेस वर्क मोर मनी। इसको आप 10 साल में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 साल में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी वर्किंग कैपेसिटी और आपको मिले हुए जो थोड़ा सा हम लोग साथ भाग्य भी काम करता है, वो हम कहते हैं यहाँ पर कि उसमें होता है कि वर्किंग कितने आपको केसेस मिल गए। कभी कभी आपने सुना होगा कि हम लोग क्या होता है कि भाई एक बंच केसेस मिला और एकदम से आप बूम कर गए, या किसी एक केस ने आपकी लाइफ एकदम से चेंज कर दी। आपके हिसाब से आपका स्ट्रगल फेस कितने साल का था? खाली वकालत की बात करूं या जीवन की बात करूं, दोनों में अगर देखो तो मैं सिर्फ वकालत की बात करूंगा आपसे। तो वकालत के पेशे में जब हम आए तो मुझे लगता है कि 4 साल मुझे लगे अपने आप को, 5 साल आप कह सकते हैं मुझे पूरी तरीके से लगे। क्योंकि जब शुरुआत में हम कर रहे थे तो हमारे पास केसेस ऐसे आते थे कि भाई बेल करा देनी है। अब किसी ने मुझसे कहा कि भाई बेल करा दो, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, कितनी फीस लगेगी भैया, मैंने फीस बता दी, तुरंत भाग गया वो क्लाइंट। क्योंकि ये भी एक हमारे लिए चैलेंज होता है कि जैसे ही आपने फीस बोली तो वो तुरंत जाता है कि अच्छा इससे सस्ता वाला ढूंढ लो भाई। ये एक चीज आती है कहीं ना कहीं। या क्योंकि हम, जैसे आपने भी मुझे आपने बताया कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और हमारे यहाँ कोई कंपटीशन कोर्ट के अंदर नहीं है, लेकिन कोर्ट के बाहर अपने आप को स्टैब्लिश करने का बहुत बड़ा कंपटीशन है। कि केसेस आपके पास अगर लगातार नहीं बने हैं, आप विजिबल कोर्ट में नहीं है, तो ना कोर्ट आपको रिकॉग्नाइज कर पाएगी, ना पब्लिक आपको कर पाएगी, ना वहाँ के एडवोकेट्स आपको कर पाएंगे, ना क्लाइंट कर पाएंगे। तो शुरुआत में बने रहना, उस जगह पे ज़मीन पे बने रहना इज़ इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब जाते हैं, जो हम भी आए तो हमसे भी देखा गया, तो हम लोगों ने तब शायद पैसा नहीं देखा, हम लोगों ने ये देखा किस तरीके से हमारी अपीयरेंसेस बढ़ी रहे कोर्ट्स में, कि भाई हमारे पास केसेस होने चाहिए। डजेंट मैटर कि इस केस में हमें कितनी फीस मिल रही है। इसमें आपकी सफलता में सीनियर्स का कितना योगदान, डायरेक्ट सीनियर्स एंड देयर आर अदर हंटर्स? बिल्कुल, इसमें कई लोग ऐसे हैं, अगर मैं बताऊं तो जैसे मेरे गुरु, उनका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। और एक मेरे माता पिता का तो हर बच्चे के लिए हर माँ बाप सब कुछ करता है। मेरे पिता का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सार्वजनिक आदमी रहे, तो उनकी वजह से जब ये तय हुआ कि हाँ अब तुम्हें वकालत करनी है, तो 2016 में जब ये हुआ कि अच्छा, मैं प्रैक्टिस में पहले ही आ चुका था 2014 में, तो उसके बाद ही जैसे ये हुआ कि तब 2016 में हाईकोर्ट यहाँ से उठ करके नया शिफ्ट हुआ, नई बिल्डिंग चली गई, तो बहुत से लॉयर्स के लिए दिक्कत हो गई कि सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट करना कितना मुश्किल काम हो गया। भाई एक जगह ही दोनों बिल्डिंग्स थी, तो इजी था कि दोनों जगह मैनेज हो जाता था। अब यहाँ से वहाँ का ट्रेवल टाइम बचाना, यहाँ भी केस आ रहा है वहाँ भी केस आ रहा है, नहीं हो सकता। तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। मैं नया लॉयर था, हाईकोर्ट 2 साल सिविल कोर्ट करने के बाद जब आप हाईकोर्ट जाते हो तो वहाँ पर पहली बात तो कोर्ट का डेकोरम समझना ही बहुत बड़ी बात है। लॉ पढ़ लेना इटसेल्फ इज नॉट कि आप वकील हो गए। वकालत लॉ की पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट चीज। वहां आप जूरिस्प्रूडेंस समझ सकते हैं, सेक्शन समझ सकते हैं, लेकिन उसका असली इंटरप्रिटेशन, उसका असली प्रेजेंटेशन और कोड क्राफ्ट, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है आपको लॉ भले पता हो, आपको भले पता हो कि आप भी जानते होंगे कि यार इस केस में तो हमें ये चीज, ये कहेंगे तो हमें रिलीफ मिल ही जानी है, लेकिन नहीं। कोई कभी कभी क्या होता है कि जो कोर्ट होती है, कोर्ट का मतलब हम जज को नहीं कहते, हम कहते हैं कोर्ट को। जब वो सीट पे बैठे होते हैं वो कोर्ट होती है। तो वो जो कोर्ट है उसका कोर्ट का व्यू क्या है, वो कितना हमसे सुनना चाह रही है। तो हमारे यहाँ एक और चीज कही जाती है कि कभी कभी आपको ये सीखना होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन हमारी वकालत में कहा जाता है कि आपको ये जरूर सीखना है कि कब चुप रहना है।
सही। अगर कोर्ट आपके व्यू पे जा रही है और आपकी की बात वो कर रही है, वो खुद ही अपोजिट काउंसिल से बार बार पूछ रही है भाई इनका केस तो ठीक है, क्योंकि जजेस भी फाइल पढ़ के आते हैं हमारे यहाँ हाईकोर्ट में। अगर आप देखेंगे तो वहां भी जजेस पहले से फ्रेश फाइलें पढ़ के आते हैं और वही कोर्ट पूछ रही है बार बार, और आप बार बार उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, तो आप कोर्ट के डेकोरम को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज सीखना था। एक वकील साहब थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सारे केसेस मुझे कहे कि भाई ये जितने भी मेरे केसेस, अब तुम इसको जाके फाइट करो, घर के लड़के हो, तुम लोग नहीं करोगे, यंग लड़के हो तो कौन करेगा। तो ये एक कॉन्फिडेंस होना किसी चीज का, तो वो एक बहुत बड़ा योगदान था कि आपको इतने केसेस, जब आप नए नए हो, आपको कोई केसेस ना दे रहा हो, उस टाइम पे भी आपके पास अचानक से 20 या 15 केस आपके पास ऐसे आ जाते हैं, और जो आपको लड़ने हैं मेरिट पे जाकर के। तो उन्होंने भी तो कुछ देख के ही दिया होगा ना, मतलब आप जैसे तो मान लीजिए 50 लोग हैं जी तो कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको ही वो काम मिला। जी, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक और चीज कही जाती है कि सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, दूसरा रेगुलरिटी। हमारे यहाँ अगर आपका रेगुलर आप नहीं है कोर्ट में, कोर्ट का मतलब आज भी तमाम डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल्स हैं, यहाँ पर सीनियर काउंसिल्स हैं जिनके पास कोई काम की कमी नहीं है या कुछ भी नहीं है, फिर भी उनका नियम है। और हम भी जब शुरू करने गए तो हमारे गुरु ने भी कहा था 10 का मतलब 10, 10 बजे आपको कोर्ट पहुंचना है। डजेंट मैटर कि आपका नंबर 12 बजे आएगा कि 2 बजे आएगा कि 4 बजे आएगा, आपको 10 बजे कोर्ट पहुंचना है एनी हाउ, और आपको शाम के 4 बजे तक रहना है। अब टाइमिंग हमारे यहाँ कोर्ट की जैसे 10:15 से 4:15 है, तो ये नियम है हमारे यहाँ का, आज भी हमने बना रखा है। हम अपने जो मेरे जूनियर्स आते हैं हम उनको भी कहते हैं, और यही चीज शायद लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लोगों को शायद ये समझ में ना आए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जहाँ पब्लिक जनरली नहीं आ पाती है, उस हाई कोर्ट में रेगुलर होने की वजह से मुझे बहुत से केसेस मिले हैं। जस्ट बिकॉज कि आप रेगुलर हैं, आप कोर्ट में हैं, आप कोर्ट को समझ रहे हैं कि कौन सी कोर्ट किस चीज के लिए जा रही है, आपको पता है कि इनका व्यू इस चीज को लेकर के ऐसा है, ये कोर्ट क्राफ्ट होती है, तो ये आपको वहां रह के आती है। तो डिसिप्लिन और रेगुलरिटी अगर आपके अंदर है, और शायद उन्होंने मेरे अंदर यही देखा था, क्योंकि मेरी आदत हमेशा से रही है कि आप जब सवेरे, अगर आप जिस प्रोफेशन में हैं उसकी जो टाइम, वो आप ये मतलब जैसे हम कह देते हैं ना कि हम वकील हैं, तो हम लोग क्या एक बड़ा अच्छा कहा जाता है, वकील है आप तो अपने राजा हैं, आप जब चाहे छुट्टी ले ले, जब चाहे कोर्ट ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारा मानना सीधा सा है कि अगर आप 10 का 4 अगर रेगुलर आप समझ जा रहे हैं, तभी आप अप्रिशिएट किए जाएंगे, तभी कोर्ट्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगी और सीनियर्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, तभी आप डिपेंडेबल हो पाएंगे, तभी आप डिपेंडेबल हो पाएंगे। भाई अगर आपका ऑफिस है, आप कहीं एम्प्लॉय अगर हो, तो मैं मानता हूं कि मैं अपने चेंबर का एम्प्लॉय हूं। आपको कब लगा स्ट्रगल फेज के दौरान, व्हेन डिड यू फील कि यस अब मैं उस फाइनेंशियल सक्सेस की, या जिसको आप फर्स्ट स्टेप ऑफ कह सकते हैं माइलस्टोन जो है वो आपको अचीव हो गया, आपको कब मिला? देखिए हमारे वकालत में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट आपको जब लगता है कि आप हो जाते हैं, और एक होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो वो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट किस लेवल पे लगा? 2018 मैं आपको बोलूंगा, 2018 में हमारे पास एक केस आया, वो करीबन 407 बच्चों का था, उनके एडमिशन्स को लेकर कोई केस था। केस की डिटेल देना तो कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन वो एक केस था, और मैं किसी काम से दिल्ली गया हुआ था। मैं वहां था, मेरे पास फोन आता है कि साहब एक केस है, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे बच्चों से मिला, बच्चों की एकदम लाइफ लगी हुई थी, कई बच्चे थे हम सब सुसाइड कर लेंगे, सब कुछ तमाम तरह की बातें वो लोग। उम्र क्या थी ये जो? ये बच्चे इंजीनियरिंग में आप समझ लीजिए कि 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे, ये इंजीनियरिंग के बच्चे थे वो। तो अब उनकी एज क्या ही होगी, 19 से मैं 20-21 मान लूँ। उन बच्चों के केस था, और हमने कहा कि ठीक है हम करेंगे उसको, और हमने लिया, और आप यकीन मानिए कि उसको यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े, और अपने हर स्टेज पे हम जीते थे वो मुकदमा। दैट वाज द केस जिससे हमें एक होता है कि एक एज एन एडवोकेट रिकॉग्निशन मिलना कि आप एक बड़ा केस डील कर रहे हैं। अक्सर जब इतने बड़े केसेस आते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि फाइनेंस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जूनियर है किसी सीनियर को एंगेज करा लो, सीनियर की फीस आ जाएगी, अपनी भी फीस बच जाएगी, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बट मैं और मेरे जो एसोसिएट थे साथ में, हम दोनों ने उस केस को इंडिपेंडेंटली लड़ा, हमने किसी सीनियर को एंगेज नहीं किया। ये हमारा ये घमंड नहीं होगा, लेकिन हमने ये कोशिश करी थी कि हम ये काम करें, क्यों नहीं, हम मेहनत कर सकते हैं। तो हमने उसमें बहुत मेहनत करी, रात रात भर जग करके हम दोनों लोग बात करते थे, फोन पे बात करनी हो सामने बैठते थे, वो केस किया, और उसमें जो हमें फीस मिली उसने हमें एक फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा दिया। वहां से हमें लगा था कि हाँ ये एक चीज है जो हमें लगता है कि ये प्रोफेशन है जो कुछ भी दे सकता है। सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया उस पैसे कुछ किया? कुछ नियम हमने उस केस के बाद बनाए, मैं जो मेरा एसोसिएट है, हम लोगों ने मिल करके
सबसे पहला तो नियम ये बनाया था, जब भी उस केस में कोई अच्छा ऑर्डर होता, वो तमाम स्टेजेस पे उसमें ऑर्डर होते थे, ऑर्डर होता तो हम लोग साथ में डिनर करने जाते थे। एक सक्सेस पार्टी ये होती थी। दूसरा, हम लोगों ने काम क्या किया कि कुछ जगहों पे, जैसे कि मंदिरों के पास या कहीं पर भी, कुछ जो ऐसे परिवार हैं जिनको हमें लग रहा है कि इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम उन परिवारों के लिए उनसे पूछ करके, भैया ये नहीं कि खाना अपनी तरफ से लेके गए उनको जाके दिया है, हमारे अंदर ये होता था कि सब उनके पास जाते तो उनकी ज़रूरत क्या है, वो अपनी ज़रूरत बताते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा कर देना। या जैसे हमारे घर में कुछ लोग ऐसे काम करने वाले थे, कुछ थे, तो उनके जैसे बच्चे हैं तो किसी की फीस को देख लेना, हमने उनमें कुछ पैसा दिया, प्लस ये किया। और अगर थोड़ा सा स्वार्थी होकर बोलूं तो लाइफ में कुछ चीज़ें बना रखी थी जो हमें करनी थी, कि जैसे कि एक ये था कि ऐसा ऐसा चश्मा खरीदना है, गॉगल खरीदना है हमें, ठीक है, तो ये था कि ब्रांडेड तभी खरीदेंगे, वो पहनने का मन था तो वो खरीदा। और एक मेरी पर्सनल इच्छा थी कि मैं चाहता था कि एक सोलो ट्रिप करने के लिए, तो मैंने वो सोलो ट्रिप भी उसी की बात करी थी। 2019 में मैं एक शहर को घूमने के लिए निकल गया और अकेले DSLR कैमरा लेकर के 3 दिन मैं अकेले पूरा शहर घूम रहा था, गलियां घूम रहा था। तो कुछ ऐसे है जो सेलिब्रेशन हम कर सकते हैं। यही वाली आदत आपकी कंटिन्यू की आपने, और कोई एनजीओ भी आपने स्टार्ट किया या रन कर रहा है पहले से, थोड़ा सा उसके बारे में? जी, एक हमने अपनी एक संस्था बनाई हुई थी और हम लोग यंग ब्लड थे। हम लोग जब ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदर से लगता है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था कि जो मेरे पास का आसपास का एनवायरनमेंट था, चाहे वो मेरे घर का हो, क्योंकि मेरे मदर फादर जो हैं वो बहुत पहले से चीज़ों में, सोशल एक्टिविज्म में काम कर रहे थे, कि गाँव को गोद ले लेना, वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की महिलाओं को, मेरी मदर जैसे कि सिलाई कढ़ाई और इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी एक्सपर्ट थी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव में 5-5 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, वहाँ की लड़कियों को सिखाना विखाना का काम करती, तो कहीं ना कहीं मेरे जीन्स में भी आ चुका था। और प्लस सोशल कल्चरल फील्ड्स में हम रहते थे, तो हमने एक संस्था बनाई और ये सोचा कि हम कुछ यूथ मिलके काम करें। तो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, पहले तो हमने ये सब शुरू किया। उसके बाद फिर हमें लगा कि चूंकि तमाम एनजीओ से जुड़े हुए थे और नुक्कड़ नाटक जैसी चीज़ें हम करते थे, तो हमने एक नुक्कड़ नाटक के कॉम्पिटिटिव सीरीज पे काम करना शुरू किया कि हम इस पे काम करें और समाज की बात को समाज के बीच में लेके आए। एडवोकेट्स के साथ एक चीज़ बहुत जुड़ी होती है कि हमेशा, अगर कभी भी आप लोग कोर्ट रूम में जाते होंगे, लोग जाते होंगे, देखते होंगे, तमाम एडवोकेट्स भी इस चीज़ को सुनेंगे, जजेस हमेशा कहते हैं कि हम जो ये प्रोफेशन है हमारा, ये एक नोबल कॉज है। हम यही नहीं, हम समाज में भी रह के हमें समाज के बीच में रहना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि एक गैप की अगर मैं बात करूं, कि एडवोकेसी में कब हमारे अंदर से वो महसूसियत खत्म हो जाती है या इमोशंस खत्म होने लगते हैं, जब हम अपने आप को समाज से काट देते हैं। क्योंकि अगर हमने समाज को सही से नहीं समझा तो शायद हम अपने केस को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और शायद जो वहाँ जज बैठा है उसको भी हम सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे कि देखिए रियल समाज क्या है। क्योंकि अगर रियल समाज को समझना है तो आपको कोर्ट रूम जाना पड़ेगा। फिल्मों में थोड़ा सा हो सकता हो कि उन्होंने कलर दिया हो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वो सीधे सीधे फैक्ट्स होते हैं, जो एग्जैक्ट फैक्ट होते हैं, उसमें कोई भी लीपापोती नहीं की जा सकती, फैक्ट्स नहीं चेंज किए जा सकते। लॉ का प्रेडिक्शन होता है। जैसे कहते हैं कि भाई एक हत्या के मुकदमे में कोई आदमी है जो बरी हो जाता है और एक आदमी होता है जिसको सजा हो जाती है। नुक्कड़ नाटक ये क्यों चुना आपने? कोई मतलब आप तो लॉयर हैं, आप पहले से सोशल वर्क में रहे हैं, तो आप कोई भी मोड चुन सकते थे, नुक्कड़ नाटक ही क्यों चुना? नुक्कड़ नाटक इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो दिखता था कि नुक्कड़ नाटक एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ समाज के बीच की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, अगर हम बात कर रहे हैं डाउरी की, अगर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, और हमें इसके लिए किसके बीच में रहना है, किसको सेंसिटाइज करना है? समाज को ना। हम समाज के एलीट क्लास के साथ बैठ करके मीटिंग्स कर लें, शायद हम उनको सेंसिटाइज तो भले कर रहे होंगे, लेकिन जो समाज जिससे रोजमर्रा चीजें जुड़ रही हैं, जो एक मिडिल क्लास है, जो एक लोअर क्लास है जिसको कहते हैं लोग, एक रिच क्लास है, उसको बीच में कोई डिफरेंस किए बगैर अगर आपको जाना है और उनसे सीधे सीधे सवाल करने, उनको अंदर चेंज करना है, उनके अंदर सवाल डालना है, तो वो मुझे लगता है नुक्कड़ से बेहतर नहीं हो सकता। तो हम इसलिए हमने नुक्कड़ नाटक को चुना। और नुक्कड़ नाटक मात्र और मात्र यही नहीं करता, सवाल ही नहीं करता, वो अपने अंत में कहीं ना कहीं आकर के एक सोल्यूशन भी बताता है कि ये देखिए चेतावनी है, ये अलार्मिंग है, और इसके साथ साथ ये इसका समाधान है। तो मुझे लगा कि जब हम समाज से बात कर रहे हो, अगर आप 20 मिनट का 15 मिनट का नुक्कड़ कर रहे हैं और उसमें आप कॉम्पैक्ट ये चीज दे पा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, सेमिनार्स हो, उन सबकी अपनी एक रेलेवेंसी है और वो होते रहना चाहिए। थिएटर होता है, थिएटर बहुत बड़ी चीज है,
तो ये नुक्कड़ नाटक के जो लोग हैं, जो भी एक्टर्स हैं, वो आप पे करते हैं उनको? क्या नहीं, ऐसा नहीं है, हम पे नहीं करते। हम क्या करते हैं कि एक रिसर्च करते हैं, एक टॉपिक तैयार करते हैं, कोई भी रिलेवेंट टॉपिक हो समाज से जुड़ा हुआ, उसको हम एक रिसर्च पेपर बनाने के बाद उसका एक प्रपोजल तैयार करते हैं। और उस प्रपोजल को, जैसे कि अगर हम एक शहर की बात करें, जैसे मान लीजिए लखनऊ में है, हम ये काम कर रहे हैं, तो हमने वहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेजेस होते हैं, हम उनको इन्वाइट्स भेजते हैं कि आप अपने यहाँ से इस पे टीम तैयार करके नुक्कड़ कराइए। जब कंपटीशन की भावना आती है, कंपटीशन की चीज़ आती है, हमें कंपटीशन जीतना है और शायद ये रिकॉग्निशन मिलना किसी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो बच्चे हमसे जब जुड़ रहे होते हैं, उनको पहली बार, क्योंकि बहुत सी टीम्स हमारे पास ऐसी आई जिन्होंने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया और उनका ये कहना होता था कि सर इसमें जुड़ने के बाद हमें जीतने हारने का तो फ़र्क खत्म हो गया, इस विषय पे काम करने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है अपनी बात को रखने का। उनकी पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, कोई बच्चा हमसे जुड़ता है। इवन देन जो हम ये प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कोई हमारा परमानेंट स्टाफ नहीं होता। कोई आप चार्ज भी लेते हैं बच्चे से? नहीं, कोई चार्ज नहीं लेते, हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। इसमें तो आपके पैसे भी जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तो आपका अब 2 सवाल हैं मेरे इस पे जी। एक, आपका प्रोफेशन वर्सेस पैशन, तो आपका मन किस में ज़्यादा लगता है? दिन का कितना टाइम किस में जाता है आपका? देखिए, अगर टाइम मैनेजमेंट की अगर आप मुझसे बात करें तो मुझे लगता है कि जो हमारा कोर्ट आवर्स है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अपने चेंबर आवर्स को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, पैसे उसी से आ रहे हैं आप? क्योंकि भैया पैसे उसी से आ रहे हैं और हम उसी से काम करना है हमें। इसके अलावा 3 घंटे जितना मैक्सिमम हम निकाल पाते हैं वो 3 घंटे ही हो पाता है हमारे पास, है ना। या कभी कभी जैसे सैटरडे ऑफ है, कोर्ट नहीं है, सेकंड सैटरडे ऑफ है या ऐसे ऑफ है, तो उस दिन का थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि ताकि इन चीज़ों को भी हम मीट आउट कर सकें। हाँ, उसको भी जस्टिस दे। हाँ, और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ से जुड़े हुए, तो उनको भी उनके टाइप के अकॉर्डिंगली हम लोग समय निकाल। कुछ पैसा लगता था तो घर में कोई दिक्कत तो नहीं होती थी इस बात से रिलेटेड? घर पे जाता होगा। बिल्कुल जाता है, एक एक्स्ट्रा, एक आप कह लें तो अगर एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है जो आपके लिए रहता है बाई फाइनेंशियल, जो आपने घर की चीज़ों के अलावा कर रखा है, बट उसको कैसे मीट आउट करना है उसके लिए हम कोशिश करते हैं हमेशा से कि हम जितनी चीज़ें कम से कम में खर्चा करें। इसके लिए बड़ा अच्छा एक छोटा सा सिस्टम था, जब हमने शुरुआत करी तो जब हमें मीटिंग्स करनी होती थी तो हम किसी ना किसी रेस्टोरेंट में बैठने की कोशिश करते थे। हमने उसको कट शॉर्ट किया, हमने कहा ये इररिलेवेंट है, हम सोशल एक्टिविज्म का काम कर रहे हैं, हम कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं कर रहे और ये सोशल कॉज कर रहे हैं, वॉलंटरी कर रहे हैं। आज आपके साथ ठीक ठाक नंबर जुड़े हुए हैं, तो बर्डन कम हो गया होगा या आज भी बर्डन पड़ता है जब आप करते हैं? नहीं, बर्डन बहुत कम हुआ है, पहले से तो मैं कहूँगा कि बहुत कम है चीज़ों के लिए, लेकिन पैरेलली जब आप एक किसी चीज़ को लंबे समय तक चला रहे होते हो तो उसकी भी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं और फिर वो भी बड़ा होता जाता है, उसमें भी डिमांड बढ़ती जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं, आपको वो करना है और आप एक ही तरीके का सिस्टम हमेशा रखोगे तो आप उसको चला भी नहीं पाओगे और पब्लिक को भी नहीं जोड़ पाओगे। सो 2024 में आपका इस बार का क्या टॉपिक है? पैगाम जिंदगी का इस बार का हमारा विषय है फिलहाल। मतलब इसमें यह है कि जब हम जैसे इस बार का जो विषय हमने रखा पैगाम जिंदगी का, तो वो ये है कि कहीं ना कहीं जिंदगी में जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। हम इस चीज पे जाना चाह रहे हैं जो आज की तारीख में हम लोगों के अंदर एक आ गया है कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन गैप हो गया है या हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच ज्यादा डेवलप हो रही है, हम डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे एक कॉमन सी बीमारी सी हो गई, एक यूजुअल सी चीज हो गई है। हम इससे बचने के लिए क्या हो सकता है नेचुरल तरीके से कि कम्युनिकेशन ज्यादा हो लोगों के बीच में और हमारे सहन में भी गलत थॉट ना आए, कुछ भी करने के लिए, को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, रिबटल्स करने के लिए और एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करने की कोशिश, एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर डेवलप होगी। जिस तरह की भीड़ बढ़ चुकी है, कंपटीशन बढ़ चुका है, वो जो हमें दिक्कत दे रहा है वो यही दे रहा है कि जैसे कि डिप्रेशन की स्थिति ये हो चुकी है। हम इसलिए बात करने की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी अगर आपने हाल ही में देखा हो, न्यूज़ में भी आया कि नीट का टॉपर, नीट सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है मेडिकल साइंस का, और उसका टॉपर है, उसको उसकी इच्छा की सब कुछ चीजें मिल चुकी हैं, उसके बाद उसने उससे तुरंत सुसाइड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस शायद हमारा मेंटल पीस नहीं है, मेंटल पीस कुछ और है जो हमें दे सकता है, शायद हमारा उसमें आता है। जैसे अभी आपने एक चीज देखा होगा कि चूंकि हम फाइनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे आपकी लाइफ में। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में देखा कि एक आदमी EMI से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, उसका CCTV रिकॉर्डिंग आई कि उसने समुद्र के पुल पे जाके गाड़ी खड़ी की और जाके कूद गया क्योंकि वो EMI नहीं भर पा रहा। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा। यंग ब्लड, जो यंग लोगों की शादी हो रही है, यंग कपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को पूरा करने के लिए चीजें तो और ले रहे हैं, EMIs कर ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं और उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। इसमें गलती क्रेडिट कार्ड की थोड़ी ना है,
गलती तो कहीं ना कहीं हमारी है ना कि अगर हम मैनेज नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने मुझसे शुरुआत में पूछा इस चीज़ के लिए कि आप भाई जब सोशल एक्टिविज्म करने जाते हो, आप जाते हैं और आप उसमें वकालत से पैसा कमा रहे हैं और कैसे सपोर्ट मिल रहा है, तो घर पे एक बर्डन भी आता होगा। जब फाइनेंशियल आप इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं, तो हमारे जैसे मेरी वाइफ है वो भी वर्किंग है और लीगल फील्ड से कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई हैं, तो उनका एक बजटिंग करने का तरीका, मेरा अपना एक तरीका है कि कहीं से फीस आती है तो मैं हर हेड से कुछ कुछ पैसे निकालता हूँ कि ये मेरे जैसे मेरा पूरा स्टाफ भी है, जो मेरे यहाँ का जो वर्किंग स्टाफ है, हम सबसे कहते हैं कि भाई तुम्हें कहीं से कोई क्लाइंट पैसा दे रहा है और जो भी एक्सपेंस कर रहे हो, हर वीक के एक बार 1 घंटा मेरे साथ बैठो और बैठ करके हम लोग तय करें कहाँ से कितना पैसा आया और हमने कहाँ कितना खर्चा किया। हमने इवन देन अपनी जो कॉज लिस्ट, जो भाई पूरे केसेस की लिस्ट होती है, हमने उसकी एक फाइनेंस शीट बना रखी है। वो हम क्लाइंट्स को भले नहीं देते, लेकिन अपने अगर किसी केस में उन्हें 5 रुपये खर्चा किया तो उस शीट में जाके एंट्री हो जाती है। फिर हमने क्या किया कि एक्सेल शीट बना ली। अब क्या किया, जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने हमसे कहा कि सब अभी हम आपको इतना एडवांस कर रहे हैं, लेकिन एकदम कोई फीस नहीं दे रहा है, उसने एडवांस किया हमको। हमने उसमें 2 तरीके से डिवाइड किया कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मुझे अपने पास रखना है, ये मेरी मेहनत का है, ये मेरे जूनियर का है, और ये जो केस में एक्सपेंस होगा, एक अमाउंट हमने तय किया कि इतना अमाउंट हमने अभी निकाला एक्सपेंस के लिए। जैसे ही उस अमाउंट में बैलेंस बचता है 1000 रुपये या 500 रुपये, लगता है कि अब इतना पैसा हम इस केस में खर्चा कर चुके, चाहे 2 रुपये का टिकट हमने लगाया हो, वो हमने उसमें लिखा। और उसके बाद जैसे हुआ तो हमने अलार्मिंग, हमारे पास वो रेड हो जाती है शीट, हम तुरंत अपने क्लाइंट को फोन को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर अब आप कुछ पैसा एक्सपेंसेस के लिए और डलवा दीजिए, क्योंकि ये पैसा इतना खर्चा हुआ है। और जितना खर्चा होता है वो आप अपने क्लाइंट को उसका बिल दे दीजिए, उसका इनवॉइस दे दीजिए, ताकि उसको भी ये सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए कि चीज़ें कहाँ क्या खर्चा हो रही हैं और क्या फीस है। ये एक चीज़ होती है। आपके फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं अपना पर्सनल फाइनेंस? जैसे कि फीस हम लोगों के खाते में आनी होती है, तो जैसे ही आती है तो मेरा एक तरीका है कि मेरे 2 अकाउंट है। मेरा एक अकाउंट है जिसका ना मैंने एटीएम बनवाया है और ना ही मैंने उसकी ऑनलाइन बैंकिंग ली है। वो मेरा सब लोग, वकील साहब लोगों को सबसे कम ट्रस्ट होता है बैंकों पे और सब पे, वो तो कारण समझता हूँ। बाकी फाइनेंशियल नॉलेज होना, अवेयरनेस होना कितना इम्पोर्टेंट है आपके अंदर? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे का रीज़न ये, जैसे मैं अभी जो आपको बता रहा था कि जब हम दिन भर काम फील्ड पे कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जहाँ पैसा लगा कि कहीं कोई पैसा देना है, कुछ करना है, किसी फोटोकॉपी का देना है, सर्टिफाइड का देना है, जल्दी निकलना है, तो पैसा खर्चा हो जाता है, सब चीज़ें होती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास फीस कितनी आई और हमने खर्चा कितना किया। फाइनेंशियल टारगेट कोई है, ये तो काम है, ये तो प्रोफेशन है, ठीक? इसमें जूनियर का भी जाएगा, बहुत सारे हिसाब किताब है, लास्ट में प्रॉफिट है। आप अपनी सैलरी ड्रॉ करते हो एज ए लॉयर? बिल्कुल ड्रॉ करते हैं। महीने का हम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने केस वाइज तो नहीं, हमने मंथली वाइज टाइप, जैसे मेरा अपना क्या कर रखा है कि मैंने मंथली मान के रखा है कि मेरे एक्सपेंसेस घर के और मेरे पर्सनल ये है। मैंने 2 तरीके से उनको डिवाइड किया हुआ है। भाई घर के बिजली बिल से ले करके आपको जो भी देना है, सफाई वाले से दे करके आपको हर एक चीज़ का पैसा निकालना है, मैंने वो निकाला। प्लस पर्सनल खर्चे होते हैं, भाई आपको कुछ खरीदना होता है, कुछ कहीं आपको जाना होता है, कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने उसके खर्चे निकाले। इसके अलावा सेविंग्स और एक इमरजेंसी अमाउंट। तो जो अपना फाइनेंस होता है मैं उसको 4 मेजर तरीके से बांटने की कोशिश करता हूँ। एक इमरजेंसी अमाउंट जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और लॉयर हैं हम, इस महीने बहुत पैसा आ गया, अगले महीने शायद कम आए, हमें फिक्स नहीं होता। तो ये एक जो इमरजेंसी अमाउंट होता है वो हमारे उस चीज़ के लिए होता है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी या कोई केस नहीं आया या हम नहीं कर पाए। अपनी वेल्थ प्लानिंग के लिए? वेल्थ प्लानिंग के लिए अगर हम बात करें तो कुछ है जो हमने जगह पे खर्चे कर रखे हैं, मतलब कि जो फिक्स कर रखे हैं अमाउंट्स, जैसी चीज़ें हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक बैंक अकाउंट मेरा ऐसा है जिसमें पैसा जाता है, निकलता नहीं है। वो निकलना सबसे आखिरी विकल्प होता है। तो एक मनी आईक्यू टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा हम लोग। बैंक अकाउंट में पैसा है आपका, सो आप एफडी में यकीन करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ। सो मैं एक चैलेंज आपके साथ करना चाहता हूँ, मैं बाकी सब सही करता हूँ लगभग इसको। सो ये 100 रुपीज़ का नोट है, ये नोट में आज आप ये पेन ले सकते हैं, ठीक है? आपने ये, मैंने आपको दिया कि आप इसको रखिए, आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये आज 100 रुपये का मिल रहा है, अगले साल आप इस नोट से ये पेन खरीद के दे दीजिए। दिस इज़ वाटरमार्क, आज 100 रुपये में अवेलेबल है। आप इसको अगले साल 100 रुपये का खरीद सकते हैं या नहीं, सवाल मेरा ये है। अगले साल 100 रुपये में कैसे करोगे? महंगा हो चुका होगा। महंगा हो चुका होगा, कितने का हो चुका होगा आपके हिसाब से? 120 130 रुपये का या 150 रुपये का, जैसे भी उस कंपनी की। इन्फ्लेशन वाइज ले लें, आपको डर इन्फ्लेशन का ही है ना मेनली,
कितना मान लें, 7%, 10%, 10% मान लेते हैं। 10% मान लेते हैं। अब एक जवाब चाहिए, एफडी में डाला मैंने, कितने रुपए मिले आपको एफडी में? 7% की एफडी है तो 100 के 107 मिल गए। 107। मैंने भारत सरकार का अलग से टैक्स का काट दिया, आपको मिले 105 मान लेते राउंड फिगर में। कैन यू बाय दिस स्टिल? ये 110 का है। नहीं, तो अगर 10 साल तक इन्वेस्टेड रखा आपकी, मैंने सुना आपकी बेटी का आज बर्थडे भी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर Thank you, दैट thank ऑल्सो। सो अगर उसके लिए एफडी किया मैंने, तो वो पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है? मुझे लग रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीमे से बढ़ रहा है। मतलब शायद मैं अपनी चीज़ों को मीट आउट नहीं कर 100 रुपए से आप एफडी करते हो तो पेन नहीं खरीद पा रहे हैं। हमने 7% का इन्फ्लेशन लिया है, कॉलेज की फीस 10 से बढ़ रही है। जिस कॉलेज में वो 20 साल बाद जाएगी वो 10% से बढ़ रही है। कैन वी कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट? नहीं, कैन वी कॉल इट सेफ्टी? नहीं। फिर सेफ्टी तो पूरे इंडिया को बताया गया। दूसरा सवाल है मेरा, सेफ मिलता है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलता है, ये आपको पहली बार किसने बताया? आपको कैसे पता चला? शायद जिसने बुक कराया होगा उस आदमी ने हमें बताया होगा कि भाई हमने कराया है, और उसने फिर आगे। आप तो लॉयर हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं, कभी आपने सुना कि इंडिया की किसी बड़ी, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने या इंडिया के किसी बैंक ने ऐसा प्लान लॉन्च किया हो कि अंबानी साहब आओ आओ और इन्वेस्ट करो? नहीं। हमारे लिए गारंटीड प्लान क्यों निकलते हैं? बिकॉज वी आर केयरलेस अबाउट मनी। हमें जो पैसा एफडी में रखा है वो तो घट रहा है 200%। आप तो लैंड रिकॉर्ड्स जानते होंगे, 1970s में ये 100 रुपए में शायद 1 एकड़ जमीन थी। जी बिल्कुल। आज स्टारबक्स की कॉफी नहीं आएगी। सो आपको नहीं लगता कि फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो घर घर जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड कैसे मेंटेन करते हैं? इमरजेंसी फंड 2 तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेरा अकाउंट है और प्लस कुछ कैश जो मैं 3-4 जगह डिवाइड करके रखता हूँ। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई, और कुछ मैंने छोटी छोटी SIPs करा रखी हैं जी। जिनसे कि मैं समय समय पे पैसा विड्रॉ भी करता रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाता। पर्पस क्या है एसआईपी करने का? SIP करने का पर्पस बस खाली ये है कि थोड़ा सा जो उसके परसेंटेज पे मैं देख रहा हूँ, जैसे कि जो मेरे, अगर मैंने 2 करा रखी हैं अभी, जैसे 2 रिसेंटली बताऊँ तो उनसे मैंने काफ़ी जैसे 30% इंटरेस्ट के साथ मैंने वापस लिया है, जी प्रॉफिट के साथ। जी। तो मुझे लगा कि ये एक शॉर्ट टर्म में जैसे चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि एकदम से पैसा एक जगह होता है तो कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा ही दिमाग खराब होने लगता है, कि हमें लगता है कि यार ये चीज़ लेनी है, और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछूं, लॉयर्स को इन्वेस्टमेंट में यकीन होता है अदर देन प्रॉपर्टी? पूछ रहा हूं। ये अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, जैसे मैं अपने आसपास देखता हूँ तो है। अब लोगों में, यंग में मैं देख रहा हूँ जो हमारे साथ के लोग हैं, वो लोग काफ़ी कर रहे हैं। अदरवाइज 2 चीज़ों में बड़ा मन है। किसमें? एक लैंड और दूसरा गोल्ड। लॉयर्स का फेवरेट इन्वेस्टमेट इसी में रहता है, इसी में रहता है। ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हो क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई ये तो उनको लगता है कि यहाँ तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी। ठीक है, और यहाँ कहीं बैंक करप्ट हो गई या कुछ हो गया, कुछ भी गड़बड़ हुई, हमारा पैसा कहीं डूब गया या लॉस हो गया, तो हमें दिक्कत होगी। इसके अलावा कौन सा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है? इसके अलावा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो मुझे नहीं लगता कोई और है। आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है फाइनेंस से रिलेटेड, ये तो बात तय है, ताकि आप अपने एक्टिव इनकम के अलावा जो पैसिव इनकम है उससे अपने जो भी आपका पैशन है उसको भी आप नर्चर कर सकें, उसको भी स्प्रेड कर सकें। अदरवाइज जो पैसा आपने रखा है एफडी के फॉर्म में वो तो नुकसान होना गारंटीड। सो देश दीपक जी, आपने बेटी के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या सोचा है? बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट हमने अच्छा क्या सोचा है? दो की बेटी है तो हाँ, जैसे कि अभी गलत है सही मुझे नहीं पता, लेकिन रिकॉर्डिंग पे आपके है। जैसे मेरी वाइफ ने एक योजना है, सुकन्या योजना, जैसे एक वो करी, और एक बच्चों के लिए एक कहते हैं कि वो तरुण करके योजना है। ठीक है, तो हमने उसको किया कि 20 साल के लिए, 20 साल बाद उसको एक चीज़ मिले। तीसरा जो मेरा रहता है कि हर साल उसके जन्मदिन पर, आज भी मैं करूँगा कि कुछ सोना खरीद करके मैं वो सेव कर देता हूँ। एक वो चीज़ है। और तीसरा, मैं और मेरी वाइफ ने प्लान किया था, जब बच्चा आना था हमारा इस दुनिया में, जब हमें पता था कि हमारे बच्चा आने वाला है, तो हम लोगों ने एक जगह बनाई, वो मेरा ही एक ऐसा अकाउंट है
जिसमें कि हम लोगों ने ये तय कर लिया कि इतना पैसा हम सेव कर लें कि 3 साल बाद जब उसको स्कूल जाना हो या उसको जाना हो, तो हमारे ऊपर अक्सर क्या होता है, जब एडमिशन लेना हो तो तुरंत ही आपका लाख 2 रुपए 2 लाख रुपए खर्चा होना होता है। जी। तो हमने कहा अगर अभी से हम कुछ सेव करते चलेंगे चीज़ों को लेकर, कुछ पैसा अगर हम उसमें रेगुलरली डालते रहो तो 3 साल में उसमें इतना पैसा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हम 5,000 रुपये हर महीने दोनों लोग मिलकर डाल रहे हैं, 10,000 रुपये या 8,000 रुपये महीना हम उसमें सेव कर रहे हैं, तो 3 साल बाद उसमें एक हैंडसम अमाउंट होगा। और जब हम उससे खर्चा करेंगे, जब बिटिया का एडमिशन करा रहे हो, तो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया, ना हमें सोचना पड़ा। और ये जो हम दे रहे हैं उसमें, वो रेगुलर हम उसमें डालते जा रहे हैं। जो हम सेविंग्स अलग कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं। जी। ये खाली कि उसके पढ़ाई को इकट्ठा कर रहे हैं हाँ, इकट्ठा कर रहे हैं कि जब 3 साल बाद हम शुरू करेंगे उस पे, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। प्लस तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अगर हम बट देखें, उसमें तो घट रहा है पैसा, रियल सेल्स पे तो घट रहा है। सर चूंकि ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैं उस चीज़ का बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अमाउंट हम सेव कर पाए अपने पास। मैंने जो नोटिस किया, लॉयर्स के पास में इनकम ज़्यादा होती है, तो वो जो लॉयर्स का और डॉक्टर्स का इनकम ज़्यादा होती है, तो वो गैप उनको समझ ही नहीं आता पूरी लाइफ। बिल्कुल। अगर वो गैप ज़रा सा भी समझ लें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अगर देखें 1950 के बाद से हम लोग थर्ड जनरेशन है। आज भी हमें अपने बच्चों को ये क्यों बोलना पड़ता है कि जॉब की तैयारी करो, दाल रोटी चलानी है। माइट वी डोंट से कि वेल्थ ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट ही गलत है। फिर पूरी पूरी पीढ़ियाँ खप गई ना। जबकि आप दूसरी तरफ देखिए एचएनआईज, तो वो तो पूरी जनरेशन को अपना सारा वेल्थ दे के जा रहे हैं। तो वो तो वहाँ बच्चा बोल सकता है कि हम लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो नहीं बोल सकते मिडिल क्लास में। तो उसका कोई गैप है, कोई कारण है। शायद हमें लगता है कि इस पे एक बड़ा सिंपल सा वर्ड था, अवेयर होना किसी चीज़ के लिए, या हमारे पास इतना इंटरेस्ट या समय नहीं है कि हम इन चीज़ों पे अपना दिमाग लगा पाएँ। बहुत अच्छा। कितना टाइम लगता होगा ये अवेयरनेस डेवलप करने में, अगर आप एक्चुअली? मुझे लगता है टाइम से ज़्यादा इंटरेस्ट लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, अगर मैं पर्टिकुलर अपनी वकालत की बात करूँ, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं समय, पूरा समय, क्योंकि कोई केस होता है, हमें लगता है इसमें मैं आर्गू करना है, और हम रात में सपने में भी वही आर्गूमेंट सोच रहे होते हैं। तो जितना समय हमने दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारे अंदर वो एक, भाई सवेरे 10 बजे अगर आपको कोर्ट पहुंचना है, तो ऑब्वियस बात है आप 9:15 बजे 9:30 बजे घर से निकल रहे हो, शाम को 4:30 बजे तक आप कोर्ट में हो। कोई कभी 4:15 की कोर्ट का टाइमिंग होता है, कभी कभी 4:30 पौने 5 तक कोर्टे बैठ जाती है। आप 5:30 तक मान लीजिए घर आ रहे, उसके बाद आपको 7 बजे फिर चेंबर में। कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू कर लेते हैं चेंबर, 8 बजे तक वाइंड अप कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो 7 बजे बैठते हैं, 7:30 बजे बैठते हैं, रात के 10 बजे तक बैठते हैं। जब हम इतना समय दे रहे होते हैं केसेस को लेकर के, क्योंकि हमारे पास भी जो आ रहा है उसको तुरंत ही रिलीव चाहिए होता है, और अगर उसको हमने टाला तो वो हमको छोड़ के किसी और के पास चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हमें इफेक्टिवली उसको काम करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही अवेयर नहीं कर रहे, या हम अपने आप को ही सेंसिटाइज नहीं कर रहे, आउटसोर्स कर दे रहे हैं कि कोई दूसरा वो बता देगा। कोई बता देगा। आपको एक ऑप्शन देता हूँ जी, कि प्लम्बिंग करनी है अपने आप, तो ठीक है भाई, 500 रुपये का कॉस्ट है प्लम्बिंग करने का, ऐसा साल भर में मान लीजिए 2,000 रुपये के। लेकिन अगर जैसे एसआईपी हुई, तो आप एसआईपी करते हैं, मान लीजिए एक ब्लू चिप फंड आपने लिया, बेटी के लिए लिया, तो देयर आर 2 प्लान्स, आपको पता है कि नहीं अभी। सो एक प्लान है जिसमें आपको टोटल कॉस्टिंग इज, मतलब जो आपकी जेब से जो पैसा जाएगा, दैट इज 499 प्लस 6 आवर्स, ठीक, लर्निंग का पूरी ज़िंदगी में इस तरीके से। और दूसरा है जिसमें आप लगभग 80 लाख के आसपास आप उसमें ब्रोकरेज कमीशन देंगे। प्लान सेम है, एक एजेंट के जरिए, एक अपने आप, कौन सा लेना चाहिए? एसआईपी सेम। अगर मैं अपनी सोच से बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि कायदे से तो ये है कि आप खुद से करना चाहें, लेकिन अपनी व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग ब्रोकरेज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। 499 रुपये और 6 घंटा और 80 लाख देना है कमीशन का, लाइफ टाइम में 20 साल। 20 साल के। मतलब इसका फ़र्क क्या है, मैं समझा देता हूँ। बेटी को मिले मान लीजिए 3 करोड़ और 3 करोड़ 80 लाख, दोनों में ये फ़र्क है। मैं समझ गया, वो चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि ये चीज़ ऐसी है, लेकिन अगर हम लोग के समय के हिसाब से देखो तो 6 घंटा निकालना बहुत टफ काम होगा अपने लिए। इसके लिए निकालना शायद ये सोच आ सकती है कि जिस समय हम, जिस एज में हम हैं, अगर मैं अपनी एज की बात करूँ, तो इस समय लगता है कि अगर 6 घंटे हम और अपनी वकालत में दे दें, वो क्लाइंट को हमें और इफेक्टिव देना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट कहता है कि भैया पैसा तो आपको हम आपके मन का दे रहे हैं, अगर हम उसे खुल के पैसा मांग रहे हैं, भाई मेरी इतनी फीस है,
तो मुझे उसको उस लेवल का काम करके भी देना है। तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी कह लीजिए या एक डर कह लीजिए या आप एक कह लीजिए कि कंसर्न है, मुझे लग रहा है क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम दे पाए तभी क्लाइंट का मेरे ऊपर भरोसा बनेगा। क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी और क्लाइंट के बीच का ट्रस्ट। मनी सेकेंडरी वहाँ हो जाता है। अगर उसका मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रह गया या मेरा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रह गया तो शायद मैं डरता रहूँगा कहीं ये मेरा पैसा ना मार दे, ये मुझे पूरी फीस ना दे, या उनको लगेगा, क्लाइंट को लगेगा कि यार ये पैसा तो खूब ले रहे हैं, पता नहीं मेरा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर ये भरोसा होना कि नहीं, वकील साहब अगर पैसा ले रहे तो जेन्युइन काम के लिए ले रहे होंगे। तो ये करने में हमें वक्त बहुत लगता है, क्योंकि हम खाली कोर्ट में काम नहीं कर रहे होते, हमें अपने क्लाइंट की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए। तो ऐसे में समय निकाल पाना 6 घंटा अगर निकालना हो तो शायद हमारे लिए टफ टास्क होगा। तो शायद हम ब्रोकरेज की तरफ जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो मुझे 80 लाख रुपए के ब्रोकरेज और 500 रुपए और 6 घंटा कुछ ज्यादा। सर अगर 6 साल के 6 घंटे यहाँ पर डे दे लेंगे, पर डे नहीं, 6 आवर्स इन टोटल इन लाइफ, 6 घंटे अगर इन लाइफ देना है तो मुझे लगता है कि फिर तो हमें दे जाए। मतलब अच्छा वो उल्टे साइड, मैं 6 घंटा और 499 पर डे समझ रहा। 6 आवर्स इन लाइफ एंड फाइनेंस को, मतलब एक्चुअल बता रहा हूँ, फाइनेंस को टफ बनाया गया है। फाइनेंस थोड़ी टफ है। अगर फाइनेंस को टफ नहीं बनाएंगे तो हर कोई घुस जाएगा उसके अंदर, फिर आपसे कोर्ट कैसे आएंगे? सिंपल सा पॉइंट है ना। सो फाइनेंस बहुत आसान है, इसको ज़बरदस्ती में भारी बनाया जाता है, पब्लिक कभी समझ ना पाए। मैंने आपको इन्फ्लेशन बताया, ये चीज़, आपकी एज कितनी है? 40। आपको ये बात एहसास करने में 40 साल लगने की ज़रूरत थी, या आप 5 साल के बच्चे को भी समझा सकते हैं? तो समझा सकते हैं। तो 40 साल लगने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि शायद समझाने के लिए कोई था ही नहीं इस तरीके। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी ज़िंदगी पीएफ में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं एंड वी मेक 27% रियल रिटर्न। 30 साल में 27% रिटर्न बनता है बस। उसकी ज़िंदगी खप गई, उसको पता भी नहीं चला, वो ऊपर भी चला गया, और हम लोग दूसरी पीढ़ी में काम करने में लग गए। बोल दिया चलो फिर से तुम लोग पढ़ाई में लगो, दाल रोटी की लड़ाई में। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जैसे कमीशंस की अगर मैं बात कर लूँ, ये नाम बताने के पैसे हैं 80 लाख की जो मैंने बात की। सो प्रैक्टिकली अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो डू यू गेट एनी सर्विस ऑन दैट? कोई एग्जैक्टली कोई सर्विस की ज़रूरत पड़ती है? सिर्फ नाम बताने के इतने पैसे देना क्या जायज़ है इंडिया के अंदर? नहीं, मतलब 2 चीज़ें हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर फाइनेंशियल पे बात करें और थोड़ा सा अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करें, मैं हमेशा 2 चीज़ों पे बात करना पसंद करता हूँ। स्वाभाविक सी बात है कि हमें ये लगता है कि आज एक ट्रेंड चला है कि अभी जो है समय, इसमें जितना कमाओ और उड़ाओ। मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल अपने शौक पूरे करिए, पूरे करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ ज़रूर सोच लीजिए कि कल को अगर लाइफ में कोई हर्डल आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ आ रही, तो उस टाइम पे आप कैसे सहज रह सकते हो बिना अपना कॉन्फिडेंस को खोए हुए या बिना अपने टेम्पर को खोए हुए, कैसे आप उसको सर्वाइव करना, उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक प्लानिंग साथ में चलनी चाहिए। और दूसरा ये कि भाई आप अपने जो भी करियर बनाना चाहते हैं प्लीज़ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर वाले जो चाहते हैं आप वो भी करिए, लेकिन 2 चीज़ लाइफ में ज़रूर करिए। सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम करने की कोशिश करिए, और अपनी लाइफ में जो आपको सबसे ज़्यादा सुकून देता हो काम, जैसे कि मेरे लिए था कि मैं बचपन से चाहता था कि मुझे बांसुरी सीखनी है। मुझे बांसुरी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगता था बजाने के लिए। तो जब पैंडेमिक आया और हमें वक्त मिला घर में रहने का, तो वो टाइम था जब मैंने ऑनलाइन बांसुरी क्लासेस सीखी और मैंने बांसुरी सीखना शुरू किया। और आज की तारीख में भी समय मिलता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत, अभी बहुत समय तो अभी नहीं मिल पाता, क्योंकि एक जिसको कहते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा ना दाल रोटी, तो वैसे कहते हैं कच्ची गृहस्थी, है ना, तो उस पे रहते हैं आप, तो वक्त थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर कोई शौक है तो प्लीज़ उसको ज़रूर पूरा करिए, और एक एक्स्ट्रा करिकुलर से ज़रूर जुड़े रहिए। वो सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। तो आप हमारे शो पे आए उसके लिए धन्यवाद, एंड आप Thank you. बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।